हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का ये वीडियो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो सभी के लिए एक ऐसा सरदर्द बना हुआ है कि थर्मल इंजीनियरिंग, ऊष्मा इंजीनियरिंग में सभी लड़कों को, सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हम पेपर में किस तरीके से करें और कैसे उस सब्जेक्ट को समझें। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के ऊष्मा इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्जाम में लिख करके आओगे। देखिएगा, आप इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फुल सिलेबस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बार बार रिपीट होते हैं, यहां पर हम उन क्वेश्चनों को ले रहे हैं और सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में आपको टोटल कंटेंट दिया जाएगा। आप बस वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच कीजिएगा और की पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर ऊष्मा इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू सिलेबस के अनुसार ये सभी टोटल सिलेबस के न्यूमेरिकल और जो थ्योरी क्वेश्चन है सभी आपको मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपके पास सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप थर्मल इंजीनियरिंग में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्मल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये मिलने वाला है कि ऊष्मागतिकी के 3 नियम क्या हैं और उदाहरण सहित इन नियमों को समझाइए। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप सभी को पता भी है, आपके टीचर्स ने आपके कॉलेज में सभी को बताया होगा कि ये आपको याद जरूर करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हम ऊष्मा इंजीनियरिंग के 3 नियम किस तरीके से करेंगे और क्या इसके उदाहरण देंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, ऊष्मा इंजीनियरिंग के 3 नियम, ऊष्मागतिकी के 3 नियम और उदाहरण क्या क्या हैं। सबसे पहला नियम है ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं। देखिएगा क्या कहता है ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम। तो इस नियम के अनुसार जब कोई दो निकाय, देखिए फिगर के माध्यम से समझते रहिएगा, जब कोई दो निकाय तीसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो दोनों निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक निकाय A है और एक निकाय B है, एक निकाय C है, तो निकाय के सत्यापन के लिए हमने 3 निकाय लिए हैं, A, B और C। अब हमने क्या किया कि A और B को हमने दोनों को एक साथ रखा। तो यहां पर अगर A का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां से हीट ट्रांसफर जो होगी A से B में ट्रांसफर होगी, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगी। और ध्यान रखिएगा, जब तक ट्रांसफर होगी तब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अब इसके बाद यदि हमने कोई C ठंडी वस्तु रख दी हो और ये दोनों गर्म हो, तो अब क्या होगा, A से C में तब तक हीट ट्रांसफर होगी, तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर, तापमान बराबर नहीं हो जाता। और C से B, इसमें भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि B से C में जब जो हीट है वो जाएगी, वो भी तब तक जाएगी जब तक ये सेम टेम्परेचर के ना हो जाए। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इन तीनों में आपस में हीट ट्रांसफर हो रही है और जब ये A B के साम्यावस्था में होगा और C B के साम्यावस्था में होगा, तो B जो है A की साम्यावस्था में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में है तो उनके समक्ष तीसरा निकाय रखने पर वह दोनों निकाय उस निकाय को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि तापीय साम्यावस्था में ला देते हैं, और इसी को हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम। ठीक है, यानी कि जब कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो दोनों निकाय आपस में क्या होते हैं, साम्यावस्था में होंगे। यानी कि A जो है वो B की साम्यावस्था में है, B C की साम्यावस्था में है, C A की साम्यावस्था में है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, निकाय के पूर्ण चक्रीय परिवर्तन के दौरान, ध्यान रखिएगा, निकाय के पूर्ण चक्रीय परिवर्तन के दौरान निकाय द्वारा परिवेश में दिए गए कार्य और उसका बीजगणितीय योग, निकाय द्वारा परिवेश में ली गई ऊष्मा के बीजगणितीय योग कैसा होता है, समानुपाती होता है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो हमारे पास निकाय है, निकाय बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टम को,
निकाय के पूर्ण यानी कि सिस्टम के पूर्ण चक्रीय परिवर्तन के दौरान निकाय द्वारा परिवेश में जो भी कार्य दिया गया है उसका बीजगणितीय योग और जो भी निकाय का परिवेश द्वारा ली गई ऊष्मा है उसका बीजगणितीय योग आपस में कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास चक्रीय परिवर्तन है, जो चक्रीय परिवर्तन है यानी कि क्लोज इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू यानी कि किया गया कार्य, जहां पर फाई क्या है, पूर्ण चक्रीय प्रक्रम है और डी क्यू परिवेश द्वारा ली गई ऊष्मा है, जबकि डी डब्ल्यू को हम बोलेंगे परिवेश को दिया गया कार्य। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा एवं यांत्रिक कार्य परस्पर एक दूसरे के समानुपाती होता है। यांत्रिक कार्य और ऊष्मा जो है परस्पर एक दूसरे के समानुपाती होता है और यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ये कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ऊर्जा संरक्षण का नियम। याद रखिए, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है। ठीक है, यानी कि यह है कि जो भी हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, अगर आपको वो लिखने को कहे तो आप उसमें लिखेंगे कि न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। बस हम क्या कर सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वो इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट्स ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? देखिए, केल्विन प्लैंक का नियम। ठीक है, कोई भी केल्विन प्लैंक का नियम और क्लासियस का नियम, केल्विन प्लैंक का नियम और क्लासियस का नियम यही कहलाते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो आउटपुट के बराबर इनपुट के बराबर आउटपुट प्रदान कर सके, यानी कि जितना इनपुट और उतना ही आउटपुट हमें मिल जाए, कोई भी अभी ऐसा इंजन नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि पीएमएमसी एक इमेजिनेशन ऐसा इंजन है जिसमें आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा केवल रियल में अभी तक नहीं है, केवल इसको जो है अभी इमेजिनेशन में ही रखा गया है, केवल ये अभी थ्योरी में है, ये प्रैक्टिकली नहीं हुआ है। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक का नियम यही था कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो हमको 100% आउटपुट दे सके, कुछ ना कुछ लॉसेस तो जरूर होगा, चाहे वो 99.7%, 99.5% अगर कार्य भी करे तो तब भी उसमें क्या है 0.5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एक ऑटो चक्र का वर्णन कीजिए और एक इंजन अपने अधिकतम क्षमता, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है और थ्योरी है छोटी सी। देखिए, एक ऑटो चक्र का वर्णन कीजिए, तो ये तो हो गया आपके पास थ्योरी। अब एक इंजन अपने अधिकतम क्षमता 65% क्षमता पर 650 केल्विन और 350 केल्विन तापक्रमों के मध्य कार्य करता है। यदि यह निम्न ताप वाले कुंड में 6.3 × 10⁻³ जूल ऊष्मा निकालता है तो इंजन द्वारा दिए गए कार्य की गणना कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऑटो चक्र का वर्णन। ऑटो चक्र क्या होता है, ऑटो साइकिल क्या होती है? देखिएगा, ऑटो साइकिल में क्रमशः एडियाबैटिक कंप्रेशन, नियत आयतन और ऊष्मा सप्लाई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और नियत आयतन ऊष्मा निष्कासन जो पीवी आरेख पर दर्शाए गए हैं। कहां पर? आइए देखते हैं। देखिएगा, यहां पर दिया गया है डब्ल्यू एक्सपेंशन एक वर्क हो गया और यहां पर हीट रिफ्लेक्ट हो गया और यहां पर हो गया डब्ल्यू कंप्रेशन और यहां पर हीट एडेड। ठीक, तो दिया गया है हमें T1 कितना है 650 केल्विन और T2 कितना है 350 केल्विन। यानी कि देखिए यहाँ पर 650 और जो T2 है वो है 350 केल्विन, दोनों को हमने लिया है। अब यहाँ पर बात करें Q1 की, तो Q1 यानी कि इंजन द्वारा किए गए कार्य को हमें निकालना है। Q2 हमें दिया हुआ है 6.3 × 10⁻³ जूल। ठीक है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6.3 kJ आ जाएगा। ठीक, किलो जूल। अधिकतर क्षमता जब हमें अधिकतम दक्षता निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला T1 - T2 अपॉन T1। जब हम T1 - T2 अपॉन T1 करेंगे तो वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा 300/650। कितना मिलेगा? 300/650। तो अधिकतम दक्षता 65% दी गई है, तो 65% इसमें लगाएंगे तो 300/650 गुना 65 का हमें जो है इसका 65% लगाना है, तो 65/100 हमें जो है आंसर मिलेगा 0.3। ठीक है, ये मिला हमें अधिकतम दक्षता का 65% कितना हुआ 0.3 हुआ।
अब हम दक्षता निकालेंगे, तो इसकी दक्षता निकालने के लिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 करेंगे, इक्वल टू में 0.3 हो जाएगा। दक्षता हमारे पास 0.3 आई है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आएगा, इक्वल टू में 0.3, और Q2 की वैल्यू हमारे पास है 6.3। कितनी है? 6.3 है, और 6.3 अपॉन Q1 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 6.3 अपॉन Q1 इक्वल टू 0.7। अब हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.3 अपॉन 0.7 इक्वल टू 9 किलो जूल। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 9 किलो जूल। अब किया गया कार्य हमें निकालना है, तो सीधा सीधा हम निकाल दें W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और Q1 है हमारे पास 9 और Q2 है हमारे पास 6.3, तो सीधा सीधा आंसर आ गया हमारे पास। जो वर्क किया गया है वह किया गया है 2.7 किलो जूल। यही हमारे पास आंसर होगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि किसी ट्यूब बॉयलर का सचित्र वर्णन कीजिए और जिस पर इनके दो माउंटिंग के नाम भी बताने होंगे, ठीक है। यह आपको ऐसे क्वेश्चन देता है कि किसी एक प्रकार के बॉयलर का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो हम यहां पर आपको जो ट्यूब बॉयलर है उसको हम यहां पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आप इस तरीके से करके आएगा जैसे हम बता रहे हैं। यहां पे देखिएगा, जो हमारे पास ये ट्यूब बॉयलर है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि स्टर्लिंग बॉयलर में मुख्यतः 4 ड्रम होते हैं। स्टर्लिंग बॉयलर में मुख्यतः 4 ड्रम होते हैं, जिनमें से 3 ड्रम होते हैं तथा ड्रम तलछट ड्रम होता है, ठीक है। तो तीसरा कौन सा होता है? तलछट ड्रम। चारों ड्रम आपस में मुड़ी हुई नलियों के सहारे जुड़े होते हैं। किसमें? मुड़ी हुई नलियों के सहारे जुड़े होते हैं। जैसे ये है कि वाष्प ड्रम, ठीक है, ये हमारे पास वाष्प ड्रम है, ये अतितप्त ट्यूब है, ये जल ट्यूब कहलाती है। यहां से ये सभी ये तीनों क्या हैं? जल ट्यूब हैं, और यहां से जो है गर्म गैसें आ रही हैं जो इसको जो है गर्म कर रही है। ये निष्कासित है, जो यहां से गर्म भाप निकल रही है वायुमंडल की, ठीक है, निष्कासित वायु वायुमंडल की है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि बॉयलर के वाष्प के निचले सिरे में दहन भट्टी है यहां पर, ठीक, जिसमें ऊष्मा का दहन हो रहा है, और बॉयलर खोल की दीवारें फायर ब्रिक्स अर्थात तापसह ईंटों की बनाई जाती है, जिससे कि उसमें वो जो है अधिक से अधिक तापमान को सह सके। भरण जल और भरण पंप की सहायता से सर्वप्रथम ड्रम 1 में प्रवेश करता है, ठीक है, यानी कि ड्रम 1 में यहां पर प्रवेश किया। अब प्रवेश करने पर इसके पश्चात जल नलियों में गर्म होते हुए ऊपरी ड्रम 2 और 3 में जाता है, यानी कि यहां से गर्म होता हुआ ऊपरी ड्रम 2 और 3 में जा रहा है। और भट्टी में उत्पन्न जो हमारे पास गर्म गैसें हैं वह क्या करती हैं कि थपलों के सहारे निश्चित मार्ग में होते हुए वाष्प जल को अंतरित करती हैं और अंत में चिमनी के माध्यम से वायुमंडल में विसर्जित हो जाती हैं, ठीक। अब इसके बाद बॉयलर में आवश्यक चढ़नार या फिर हम बोल सकते हैं उपसाधन लगे होते हैं, जिससे कि अतितापक से प्राप्त अतितप्त भाप वाष्प रोक वाल्व के माध्यम से पाइप द्वारा प्राथमिक चालक को उपयोग के लिए भेज दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉयलर की और जो है ट्यूब बॉयलर। तो आपको कभी भी अगर क्वेश्चन मिले कि ट्यूब बॉयलर का विवरण दीजिए चित्र सहित या फिर किसी एक बॉयलर का विवरण दीजिए चित्र सहित, तो आपको यही लिख देना है, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन होगा कि मोलियर चार्ट क्या है और इसके उपयोग क्या है। देखिए मोलर चार्ट क्या होता है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा डेफिनेशन क्या होगी। एंथैल्पी एंट्रोपी आरेख जो होता है वही मोलर आरेख होता है। एंट्रोपी और एंथैल्पी आरेख को ही हम मोलर चार्ट कहते हैं, मोलर आरेख कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। 1904 ईस्वी में डॉक्टर मोलियर द्वारा भाप की कुल ऊष्मा यानी कि एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच आरेख खींचा गया था। 1904 में डॉक्टर मोलियर द्वारा भाप की कुल ऊष्मा एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच एक ग्राफ खींचा गया था, जिसे हम एंथैल्पी एंट्रोपी आरेख कहते हैं, यानी कि एचएस आरेख कहते हैं। मोलियर आरेख इसको कहा जाता है। इसमें एक्स अक्ष पर एंट्रोपी और वाई अक्ष पर क्या होती है? एंथैल्पी होती है। उसको दर्शाया जाता है जो भी हमारे पास जो चार्ट होता है। आरेख में तापमान, दाब, शुष्कता, भिन्नता और उसका मान विभिन्न रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आरेख में कार्य की गणना सीधे रेखाओं की लंबाई में ज्ञात की जाती है, जबकि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास आरेख के कार्य की गणना है वो सीधी रेखाओं की लंबाई से ज्ञात की जाती है, जबकि टीएस आरेख में क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात करते हैं और एचएस आरेख में निम्न है। यानी कि हम कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर तो एंट्रोपी है यहाँ पर, ठीक है, और वाई अक्ष पर क्या है? एंथैल्पी है, ठीक है। तो हम जो है इस तरीके से ये चार्ट बना देंगे और आपके जो है नंबर जो कभी भी कट नहीं सकते हैं अगर आप जो है इस तरीके का फिगर भी बना करके आएंगे। आप बुक से कंफ्यूज होंगे, बुक में आप सोचेंगे कि सारा कुछ करना होगा, लेकिन सारा कुछ नहीं करना होता। स्टूडेंट जितना पूछा गया केवल उतना कीजिए और आपको जो है नंबर लेने से मतलब है।
ठीक है, जानकारी आपको होती रहेगी जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे। नेक्स्ट है ऊष्मा का ट्रांसफर निम्नलिखित पद्धतियों में होता है। तो ऊष्मा का ट्रांसफर रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन में होता है। तो हमें कहा गया है कि प्रत्येक के लिए एक एक इंजीनियरिंग उदाहरण के संदर्भ में किन्हीं दो पद्धतियों में कौन सा मैकेनिज्म की विवेचना करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा स्थानांतरण के जो है वे हैं, रास्ते हैं। तो यहाँ पर ये विधियां बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको करना है। तो सामान्य ऊष्मा अंतरण की 3 विधियां, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो चालन, संवहन और विकिरण, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्लियर? अब हम देखते हैं एक एक करके। चालक को देखते हैं, यानी कि कंडक्शन। चालन है ये स्टूडेंट्स, चालन। तो ये चालन है। तो कंडक्शन जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, चालन ऊष्मा अंतरण का वह उच्च तापमान के क्षेत्र में निम्न तापमान के क्षेत्र तक होता है। कहने का मतलब यह है कि चालन जो है ऊष्मा अंतरण का वह तंत्र है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक उच्च तापमान के क्षेत्र से निम्न तापमान के क्षेत्र तक होता है। और यह अणुओं के अनियमित टक्कर से या फिर अणुओं के कंपन द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वे मौजूद हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, जो हमें कहा गया है ऊष्मा का संचरण। उदाहरण के लिए बात करें तो जब छड़ एक छोर को गर्म करते हैं, जब अगर आप एक छड़ को ले लीजिए, उसको आप गर्म कर रहे हैं, तो छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर पानी का कोई टुकड़ा जम जाए और वो ठंडा हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो है आपस में अगर एक दूसरे के हम जो है सटा करके रख दें, एक लोहे का टुकड़ा है, एक बर्फ का टुकड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है हीट ट्रांसफर होगी, और हीट ट्रांसफर होगी तो वो पिघलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर हीट ट्रांसफर जो हो रही है आपस में कांटेक्ट करके, तो वह चालन द्वारा हो रही है। ठीक है, ऊष्मा चालकता का मूलभूत नियम जो है कंडक्शन का क्या है? देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन भी कहते हैं, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो जिसे फ्रेंच वैज्ञानिक जे फोरियर ने प्रतिपादित किया था। जो जे फोरियर थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था कौन सा? कि हम कह रहे हैं कि चालक, यानी कि चालन की शुरुआत उसी ने की थी। ठीक है, अब गणितीय रूप के बारे में बात करें तो एक्स दिशा में ऊष्मा चालक की दर कितनी है? Qx इक्वल टू इन्फिनिटी ax dt अपॉन dx, Qx इक्वल टू माइनस hx अपॉन dt अपॉन h। क्या कह रहे थे कि इस तरीके से हम जो है इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर Qx क्या है? ऊष्मा चालक की दर है x दिशा में, और ax क्या है? ax है x दिशा में सापेक्ष क्षेत्रफल, और d अपॉन dt, यानी कि dt हम बोलेंगे तापीय चालकता। तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं, और आप जो है इसमें सही तरीके से ये जो है क्वेश्चन याद के जाइएगा। इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो ये अपना आप से बना करके देते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, जब हमने यहाँ पर किया कि Qx इक्वल टू हम जब करेंगे तो माइनस के ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो है ना, माइनस के ए कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इक्वल टू में जाएगा के ए एक्स और T1 माइनस T2 अपॉन x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि जो माइनस है वो हमने यहाँ पर इधर पहुंचा दिया। ठीक है, तो Qx इक्वल टू के एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, और हम बोलेंगे जो dt है यानी कि डेल्टा t है उसको बोलेंगे T2 माइनस T1, और डेल्टा x को बोलेंगे x2 माइनस x1। ठीक है, तो हमने यही कहा कि इसी तरीके से बोल दीजिएगा, आप जो है कहीं पर भी इस तरीके से धोखा नहीं पाएंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। संवहन की बात कर लेते हैं। संवहन क्या होता है? कन्वेक्शन क्या होता है? तो यह यानी कि इस प्रक्रिया में तापमान परिवर्तन स्वरूप उत्प्लावित बलों द्वारा मुक्त संवहन द्रव गति की स्थापना की जाती है। उदाहरण की बात करें तो हीटर द्वारा कमरे की हवा को जो गर्म करते हैं वही क्या है? संवहन की विधि है। इसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बलपूर्वक संवहन की बात कर रहे हैं, फोर्स कन्वेक्शन। इस विधि का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? पंखा है। यदि द्रव गति एक पंखे, ब्लोवर या पंप से प्रेरित होती है तो द्रव की सतह को क्या करती है? प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संवहन के मूलभूत नियम, यानी कि न्यूटन का कूलम नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऊष्मा अंतरण की दर सतह के समानुपाती होता है। तो यह इस ऊष्मा अंतरण के भागीदारी करता है। ठीक, और यह सतह द्वारा द्रव के बीच के तापमान भी सीधे अनुपात में होता है। तो क्या कहेंगे? G समानुपाती A, थीटा समानुपाती TS माइनस TF, Q समानुपाती HA TS माइनस TF। ठीक है,
तो यानी कि हम अगर इसमें देखें तो A इक्वल टू दिया गया हमें ऊष्मा अंतरण क्षेत्र और B इक्वल टू दिया गया है सतह तापमान और D यानी कि जो हमारे पास TS है सतह तापमान है, A इक्वल टू हमारे पास ऊष्मा अंतरण क्षेत्र और TF दिया हुआ है हमें द्रव तापमान और H का मतलब है नियतांक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, बात करते हैं विकिरण की। विकिरण क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडिएशन यानी कि विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा संचरण है, यानी कि ऊर्जा जिसमें चलती है, और विविध चुंबकीय तरंगों के रूप में निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को निकाय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, किसी भी ऊर्जा को विकिरण कहते हैं, यानी कि कोई भी निकाय से उत्सर्जित ऊर्जा है उसको हम विकिरण कहेंगे। इस तरह से जो भी ऊर्जा ट्रांसफर होगी, ठीक है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में, ध्यान रखिएगा, और निरपेक्ष शून्य ताप के ऊपर भी विकिरण होता ही होता है। आपके पास क्वेश्चन है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है? तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर से ऊष्मा हस्तांतरण पूर्ण शून्य से ऊपर के तापमान पर होता है, यही मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय नियम है। और मैक्स प्लैंक की अवधारणा को देखते हैं। मैक्स प्लैंक की अवधारणा क्या है? इस अवधारणा के अनुसार विकिरण द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण ऊर्जा के फोटोन या फिर क्वांटा के रूप में होता है और प्रत्येक फोटोन में h न्यू के बराबर ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा, जहां पर h है प्लांक स्थिरांक और न्यू है फोटोन की आवृत्ति। ठीक है, इस तरीके से इसको देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक आदर्श गैस के सीपी एवं सीवी में संबंध लिखिए। एक तो क्वेश्चन ये हुआ। अब एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल इसमें दे रहा है कि किसी बंद बर्तन में 2 किलोजूल कार्बन डाइऑक्साइड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 0.7 बार दाब पर है, तो ऊष्मा द्वारा दाब को 1.4 बार तक बढ़ाया जाता है, तो अधिकतम तापमान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं कि आपको काफी ज्यादा आसान लगेगा और आपको ये मेथड आई होप पसंद आएगा। देखिए, सबसे पहले हमें देखते हैं कि सीपी तथा सीवी में संबंध। सीपी तथा सीवी में संबंध आपको याद है, लेकिन आपको बताना है कि किस तरीके से आपको करना होगा, उसका तरीका होता है। देखिए, सीपी तथा सीवी में संबंध कैसे निकालेंगे कि माना किसी गैस को किसी पात्र में गर्म किया जा रहा है। सोचो, किसी गैस को किसी पात्र में गर्म किया जा रहा है, किसी बर्तन में गर्म किया जा रहा है, तथा वह बिंदु 1 से बिंदु 2 का अनुसरण कर रहा है, तो इस दौरान दाब की स्थिर अवस्था स्थिर माना है, ठीक है, जो दाब स्थिर माना है, तो उसके अनुसार M1 जो है वो क्या है, गैस का द्रव्यमान है, और V1 क्या है, गैस का प्रारंभिक आयतन है बिंदु A पर, और यहाँ पर T2 क्या है, गैस का प्रारंभिक तापमान है बिंदु 2 पर, और T1 गैस का प्रारंभिक तापमान बिंदु A पर है, और V2 को हम बोलेंगे गैस का प्रारंभिक आयतन बिंदु 2 पर। ठीक है, इसी तरीके से CV क्या हुआ, गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर। ठीक है, और CP क्या हुआ, गैस की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्थिर दाब पर। तो P इक्वल टू स्थिर दाब आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, बिंदु 1 से बिंदु 2 पर प्राप्त ऊष्मा, प्रदत्त ऊष्मा। ठीक है, बिंदु 1 से बिंदु 2 पर प्रदत्त ऊष्मा क्या होगी, अगर दो बिंदु हमारे पास हैं तो ऊष्मा हो जाएगी Q1 और 2। ठीक है, Q1 2, तो mCp डेल्टा T होता है, तो डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1, तो W12 इक्वल टू PV2 माइनस V1, तो यहाँ पर कार्य हो जाएगा। और आंतरिक ऊर्जा में आपको पता ही है, आंतरिक ऊर्जा में कभी भी कोई भी ऐसा वो नहीं करते हैं कि ना किया जाए। देखिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको यही याद करना होगा। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि V12 इक्वल टू mCv T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार यदि हम देखें तो Q12 इक्वल टू W12 और U12 हो जाएगा। ठीक, तो mCp डेल्टा T यानी कि mCp T2 माइनस T1 और mCv T2 माइनस T1 प्लस PV1 माइनस V2। तो हम जानते हैं कि PV इक्वल टू MRT होता है आदर्श गैस समीकरण से, तो mCp इक्वल टू T2 माइनस T1। मान लो हमें ये जो है हो गया। अब mCv T2 माइनस T1 प्लस MR T2 माइनस T1, ये इस तरीके से जो है हमने इक्वेशन को लिख लिया है, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ से P है, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये लिखा है। क्लियर? चलिए आइएगा,
ओके, हाँ बिल्कुल सही। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या था MCV, अब यहाँ पर MCV है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा MCV, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास P है तो P को ये क्या लिखवा रहे हैं M और R, T2 माइनस T1, याद रखिएगा इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक। Cp इक्वल टू Cv माइनस R, ये मेयर का सूत्र होता है, मेयर का सूत्र आप याद कर लीजिएगा, ये मेयर का सूत्र होता है, आया तो नहीं था पिछली बार लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, मैंने आपको फिर भी स्कीम भिजवा दी है। अब यहां पर जो भी आपकी स्कीम है वो आप जो है जाकर के देख सकते हैं नेट पर, वो आपकी स्कीम जो है आ चुकी है और आपकी स्कीम में जो भी पेपर है उनकी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। आप इस चैनल के माध्यम से सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इंग्लिश मीडियम पे आगे इसमें वीडियो डाली जाएंगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि Cp अपॉन Cv, हम जानते हैं कि Cp अपॉन Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा, जिसमें रुद्धोष्म गुणांक गामा कहेंगे, Cp इक्वल टू गामा Cv, और Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये होता है हमारे पास मेयर का सूत्र। क्या होता है स्टूडेंट्स, मेयर का सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये अगर मल्टीप्लाई करेगा गामा Cv इक्वल टू Cv, गामा Cv माइनस Cv, और ये हो जाएगा हमारे पास R, तो Cv कॉमन लिया तो R अपॉन गामा माइनस 1, तो गामा इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन Cv, और Cp की वैल्यू हो जाएगी y यानी कि गामा R अपॉन गामा माइनस 1, बस यही है हमारे पास Cp की वैल्यू। अब हमें जो है न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ क्या क्या है, देखिएगा हमें जो है M दिया हुआ है 2 किलोग्राम, T1 दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम जो है केल्विन में चेंज करेंगे तो 293 केल्विन आएगा। अब P1 इक्वल टू 0.7 बार है, P2 इक्वल टू 1.4 बार है, और T2 इक्वल टू कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि कभी भी अगर आप इस तरीके से T2 निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट पर V क्या होगा 0, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू T2 अपॉन T2 हो गया, तो P1 क्या है 0.7, P2 क्या है 1.4, T1 क्या है हमारे पास 293, T2 हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, जब हम करेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट तो 0.7 P1 की वैल्यू है, 1.4 P2 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू 293, T2 हमें निकालना है, आसानी से निकल जाएगा, 293 गुना 2 कर दीजिएगा 5861 आ जाएगा, ठीक है। केल्विन में सॉरी 5800 नहीं 586 आ जाएगा केल्विन में, और यहाँ पर T2 इक्वल टू 586 माइनस 273 यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो माइनस 273 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 313 डिग्री सेंटीग्रेड जो T2 की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। चूंकि आयतन नियम है, ठीक है, क्योंकि आयतन नियम है, क्योंकि एक गैस एक बंद बर्तन में है, अतः उसका द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो W0 होगा। कितना होगा, W इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मता गुणांक एवं अतितप्तता भाप की परिभाषा लिखो, ठीक है। सूक्ष्मता गुणांक एवं अतितप्त भाप, अतितप्त जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपर हीटेड, ठीक है, सुपर हीटेड बोलते हैं, तो सुपर हीटेड स्टीम है, तो उसको हमने जो है क्या करते हैं कि सूक्ष्मता गुणांक बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, बाद में इसको न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, यह आर्द्र भाप की गुणवत्ता का माप होता है और इसे x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह जो है शुष्क नहीं है, शुष्क है, जो रूखापन होता है, शुष्क भाप के द्रव्यमान तथा कुल जो हमारे पास आर्द्र है, आर्द्रता, कुल आर्द्र भाप के द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू mg अपॉन mg प्लस mf, ठीक है। mg क्या है, शुष्क भाप का द्रव्यमान है, और mf क्या है, जो है जल वाष्प का द्रव्यमान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, जब हमें न्यूमेरिकल टाइप करना हो तो हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम भाप की कुल ऊष्मा ज्ञात करनी है, जो 8 बार, ये जो बार है ये इसका जो मात्रक है, 8 बार जो दाब है एवं 0.8 शुष्कता गुणांक वाली है, ठीक है। तो उसका हमें क्या करना है, कुल ऊष्मा ज्ञात करनी है, ठीक। तो इस भाप को जो है शुष्क
संतृप्त भाप शुष्क संतृप्त भाप से परिवर्तित करने में आवश्यक ऊष्मा की भी गणना कीजिए। ठीक, तो हम कहते हैं कि शुष्कता गुणांक क्या होता है। शुष्कता गुणांक जो है यह आर्द्र भाप की गुणवत्ता का मापन होता है और इसे x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह शुष्क भाप के द्रव्यमान तथा कुल आर्द्र भाप के द्रव्यमान का अनुपात होता है। कहने का मतलब यह है कि x = mg/mg + mf होता है। ठीक है, परिभाषा को देख लेते हैं कि जब शुष्क एवं संतृप्त भाप को स्थिर दाब पर और गर्म किया जाता है तब भाप का संतृप्त तापमान जो है वो बढ़ने लगता है तथा भाप एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती है और इस भाप को हम कहते हैं अतितप्त भाप यानी कि सुपर हीटेड स्टीम हम इसको बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ का संबंध हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो चार्ल्स लॉ का संबंध प्रयोग करेंगे तो हमें इसकी जो है वैल्यू मिल जाएगी, फॉर्मूला मिल जाएगा। तो V सुपरहीटेड अपॉन टेम्परेचर सुपरहीटेड यानी कि जो सुपरहीटेड स्टीम है उसके वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर इक्वल टू Vg/Ts हम करेंगे। तो V सुपरहीटेड इक्वल टू Vg और इंटू T सुपरहीटेड अपॉन Ts। देखिए V सुपर क्या है, यह है हमारे पास अति तप्त भाप का विशिष्ट आयतन, Vg क्या है शुष्क भाप का विशिष्ट आयतन और TSUP हमें दिया हुआ है अति तप्त भाप का परम ताप और Ts है शुष्क भाप का ताप। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। अब हमें दिया हुआ है P = 8 बार है, M = 5 किलो जूल है किलोग्राम है और Q = 0.8। तो भाप जो है हमारे पास भाप सारी से, तो यहां पर 8 बार पर, ठीक है 8 बार मतलब कि 8 और बार जो है वो दाब का मात्रक होता है। तो H = 72.0। ठीक है, भाप सारणी से हम देखेंगे तो भाप सारणी से जब हमने देखा तो 8 बार पर हम गए। ठीक, वहां पर हमें H मिला 720.7 किलो जूल पर kg, L हमको मिला है 2046.6 किलो जूल पर kg और हमें Vs मिला है 0.240। तो कुल ऊष्मा कितनी हुई, H = mH + 2L और यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा H = 11789.9 किलो जूल यानी कि 11789.9 किलो जूल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, हमें ये तो हमें मिल गया H। तो इस भाप को अतितप्त भाप में बदलने, ठीक है अतितप्त भाप में बदलने में किया गया जो कार्य है वो W = क्या हो जाएगा 100 PVS और किलो जूल केल्विन में होगा। ठीक है, सॉरी किलो जूल kg में होगा। तो W = हो गया हमारे पास 1000 इंटू P है 8 और Vs हो गया हमारे पास 0.240। तो W = आ जाएगा 192 किलो जूल यानी कि ये हो जाएगा 192 किलो जूल जो हमें वर्क करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है वायु संपीड़न का कार्य बताइए और संपीड़न वायु का इस्तेमाल कहाँ होता है समझाइए। अक्षीय प्रवाह संपीड़क एवं पिच फलक जिसको हम वैन बोलते हैं, इसके किस्म के संपीड़क में अंतर भी बताना होता है। ठीक है, तो आइए देखिए वायु संपीड़क का कार्य क्या होता है। वायु संपीड़क एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम वायु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, कार्यकारी माध्यम के रूप में वायु का प्रयोग किया जाता है और जिसे संपीड़ित करके उसके दाब में बढ़ोतरी कर गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ठीक है, निम्न दाब पर संपीड़ित वायु जो है वो P = 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो निम्न दाब है उस पर होती है। तो संपीड़ित वायु के निम्न उपयोग हो सकते हैं, कौन कौन से, स्प्रे प्रिंटिंग करने में और अंतर्दहन इंजनों की अधिक शक्ति है उसको उपजाने में और धमन भट्टी को वायु ब्लास्ट प्रदान करने में और पाइपलाइन के द्वारा हल्के पदार्थों जैसे रेत, चूर्ण, ईंधन, कंक्रीट आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, संपीड़न वायु के उपयोग भी देख लीजिएगा। संपीड़न वायु के उपयोग कैसे लिखेंगे, छोटा इंजन विशेषकर पोर्टेबल इंजनों की ऊर्जा यानी कि शक्ति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे फैक्ट्रियों में मशीन औजारों को चलाने के लिए होता है, सड़क निर्माण कार्यों में ड्रिल मशीन चलाने के लिए होता है, खनन क्रियाओं के लिए होता है, बस, ट्रक तथा ट्रेन आदि ब्रेक लगाने में होता है और पानी के पंप चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ब्लास्ट भट्टी एवं स्टील संयंत्र के बेसिमर कन्वर्टर के धातुओं को गलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जटिल प्रकार के टरबाइन को चलाने के लिए वायुयान में होता है और गैस टरबाइन को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आप जो है करिएगा, आपका जो फुल मार्क्स है वो आने वाला है स्टूडेंट्स। और वीडियो का एंड तक देखिएगा, कभी भी आप मार्क्स नहीं कट कर पाओगे,
कोई भी मार्क्स आपका नहीं कट कर पाएगा, आप नहीं कहोगे कि हमारे मार्क्स कट हो चुके हैं। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अक्षीय प्रवाह संपीड़न और वैन संपीड़न में अंतर क्या है। तो अक्षीय प्रवाह संपीड़न वायु का प्रवाह संपीड़न के अक्ष के समांतर होता है, लेकिन वैन संपीड़न अक्ष के लंबवत होता है। ठीक है, अक्षीय प्रवाह निर्माण तथा परिचालक लागत अधिक होती है, लेकिन वैन संपीड़नक में कम होती है। अक्षीय प्रवाह संपीड़क स्टार्ट करने के लिए उच्च स्टार्टिंग घूर्णी की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वैन संपीड़क है वो निम्न स्टार्टिंग की आवश्यकता ही होती है। ठीक है, बहुपद क्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त है कौन सा, अक्षीय प्रवाह, और ये जो है बहुपद क्रिया के लिए वैन संपीड़क उपयुक्त नहीं है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। आप केवल वीडियो को देखते रहिएगा, सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं और सॉल्यूशन के साथ लिए गए हैं। आपकी इतना भी लिखेंगे तो आप जो है 40 या फिर 30 प्लस या 40 प्लस मार्क्स जो है आप आराम से गेन कर पाएंगे अपने पेपर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि टिप्पणी लिखिए। हमको टिप्पणी लिखने को आता है तो सबसे पहले स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण क्या है। स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण पर टिप्पणी लिखेंगे तो स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण का विस्तारित रूप निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया है। क्या, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम एच टू माइनस एच वन प्लस एम अपॉन 200 C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन 1000 Z2 माइनस Z1 होता है। ठीक है, जहां पर Q जो है वो ऊष्मा स्थानांतरण kW है और W जो है वो कार्य स्थानांतरण किलोवाट में है। ठीक है, kW यानी कि किलोवाट, और m जो है वो द्रव्यमान प्रवाह दर है किलोजूल पर सेकंड में, और h क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी kJ अपॉन kg यानी किलोजूल अपॉन किलोग्राम है, और c क्या है, वेग है मीटर पर सेकंड में, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और z क्या है वो एलिवेशन है। तो एक और दो इनलेट और आउटलेट की स्थितियां हम कैसे पता करेंगे वही हम यहाँ पर बताते हैं, यानी कि एक और दो इनलेट और आउटलेट की स्थितियां हैं जो हमें सभी जो कंटेंट है वो इस फॉर्मूले में दिए गए हैं। ये 1 और 2 स्थिति के लिए, इनके जैसे H2 और H1 इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि 2 स्ट्रोक ऑटो इंजन के कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करना है, स्वच्छ वर्णन करना है और पीवी आरेख को बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटो साइकिल यहाँ पर है। ठीक, तो इस इंजन के दहन की प्रक्रिया 2 चक्रों में पूर्ण होती है, 2 चक्रों में पूर्ण हो रही है। तो 2 स्ट्रोक इंजन का कार्यकारी पिस्टन के दौरान स्ट्रोक या फिर क्रैंक के एक चक्कर कितना का होता है, 0 डिग्री से 360 का होता है, यानी कि पूरा चक्कर हो जाता है। ठीक है, इसमें चूषण एवं संपीड़न स्ट्रोक पिस्टन की एक स्ट्रोक या फिर क्रैंक के 0 से 180 डिग्री घुमाने पर पूरा होता है। ठीक है, तथा प्रसार एवं निकास स्ट्रोक पिस्टन के दूसरे स्ट्रोक 180 डिग्री से 360 घूमने पर ही पूरा होता है। ठीक है, तो प्रोसेस 1 2 3 में जब हम जाएंगे तो प्रोसेस 1 2 3 क्या कहलाता है, जो इंटेक और कंप्रेशन कहलाएगा, और प्रोसेस 3 4 1 में जाएंगे इस फिगर में तो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट कहलाता है, यानी कि तीसरा जो है एक्सपेंशन कहलाएगा और जो चौथा है वो कहलाएगा हमारे पास एग्जॉस्ट। तीसरा चौथा एक्सपेंशन और चौथा पहला कहलाएगा हमारे पास एग्जॉस्ट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सूचित एवं ब्रेक अश्व शक्ति की संबंध लिखो। सूचित एवं ब्रेक अश्व शक्ति में संबंध हमको लिखना है, और एक 2 स्ट्रोक इंजन में औसत प्रभावी दाब 6 बार है। तो इंजन की गति 1000 आरपीएम पिस्टन या फिर व्यास 110 mm तथा स्ट्रोक 140 mm हो तो हमें ज्ञात करना है IHP की गणना। IHP का क्या होता है, IHP होता है इंजन हॉर्स पावर हमें निकालनी है। तो सूचित एवं ब्रेक अश्व शक्ति में संबंध याद रखिएगा, IHP इक्वल टू BHP प्लस FHP होता है। ठीक है, IHP इक्वल टू BHP प्लस FHP, ये संबंध आप याद रखिएगा। ये सूचित एवं ब्रेक अश्व शक्ति में संबंध होता है, जहां पर FHP किसी इंजन को बिना कार्य उत्पन्न किए एक निकाय चाल पर चलाने के लिए आवश्यक शक्ति है। ठीक है, अब दिया गया हमें क्या है, P इक्वल टू 6 बार दिया हुआ था, तो इसको जो है हमने लिखा 6.11829। ठीक, और n इक्वल टू हो जाएगा 1000 यानी कि 1000 आरपीएम दिया हुआ है। तो पिस्टन व्यास D इक्वल टू 110 mm है, तो कितना हो जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। स्टॉक की लंबाई L कितनी है, 140 mm है, तो 0.14 मीटर हो जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है IHP का PLAN अपॉन 4500।
P का मतलब है प्रेशर जो 6.2 दिया हुआ है, L का मतलब है लंबाई जो 0.14 दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल है हमारे पास कितना हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 है, डी दिया हुआ है 1.10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और n हो जाएगा हमारे पास 1000/4500। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा IHP यानी कि 0.180351, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप सही तरीके से करिएगा, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, एग्जामिनर आपसे खुश होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, स्वच्छ और सही राइटिंग लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है जेट इंजन का मूल सिद्धांत क्या है। जेट इंजन का मूल सिद्धांत क्या है और जेट इंजन के पुर्जों के नाम भी बताने हैं, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिएगा, थ्योरी है केवल और कुछ नहीं है। जेट इंजन को गैस टरबाइन भी कहा जाता है, जेट इंजन को जो है गैस टरबाइन भी कहा जाता है और जेट इंजन गैस टरबाइन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक। जो जेट इंजन है वो गैस टरबाइन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। इंजन पंखे के सामने की हवा को अंदर खींचता है और एक कंप्रेसर हवा के प्रेशर को बढ़ा देता है और यह कंप्रेस्ड हवा ईंधन जो है ईंधन स्प्रे की जाती है तथा हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास कंप्रेस्ड हवा है वो ईंधन स्प्रे की जाती है तथा मिश्रण स्पार्क की सहायता से ज्वलनशील हो जाता है और गर्म गैसें जो हैं वो फैलना लगती हैं, ठीक है। अब ये जो है इसकी सहायता से इंजन से बाहर निकलती हैं जो गर्म गैसें होती हैं, जिससे इंजन पर न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एक थ्रस्ट लग जाता है और यह जो है एयरक्राफ्ट आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। जेट इंजन के पुर्जों के नाम, जेट इंजन के पुर्जे निम्नलिखित हैं, कौन कौन से जेट इंजन में कौन कौन से पुर्जे होते हैं। पंखा होता है, निम्न दाब कंप्रेसर होता है, उच्च दाब कंप्रेसर होता है, निम्न दाब टरबाइन होती है, उच्च दाब टरबाइन होती है, नोजल होती है और इंजन शाफ्ट होती है। ये होते हैं हमारे पास इंजन जेट के कलपुर्जे, ठीक है। नेक्स्ट है टिप्पणी लिखने को आती है प्राकृतिक एवं बलित संवहन के ऊपर। प्राकृतिक एवं बलित संवहन, तो बलपूर्वक संवहन क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। इस विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है पंखा। यदि द्रव की गति एक पंखे या पंप या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लोवर से प्रेरित होती है तो द्रव को सतह पर प्रभावित करता है। जो हमारे पास कोई भी फैन है, पंखा है, ब्लोवर है, तो उष्मा हस्तांतरण यानी कि उष्मा का हस्तांतरण जो होता है वो फोर्स कन्वेक्शन के रूप में जाना जाता है। संवहन के मूलभूत नियम में न्यूटन का कूलिंग नियम आता है। न्यूटन का कूलिंग नियम को हम लिखेंगे इसी में कि इस नियम के अनुसार उष्मा अंतरण की दर सतह क्षेत्र के समानुपाती होता है और इस उष्मा अंतरण के भागीदारी करता है और यह सतह तथा द्रव के बीच तापमान का समानुपाती होता है। कैसे गणित रूप लिखेंगे तो G समानुपाती A हो जाएगा और Q समानुपाती TS माइनस TF और Q समानुपाती लिखेंगे HA TS माइनस TF, ठीक है। जहां पर A क्या है उष्मा अंतरण के प्रयुक्त क्षेत्र है, TS क्या सतह तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है और TF है द्रव तापमान और H है हमारे पास नियतांक, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक परफेक्ट क्वेश्चन की जो 2019 में पहला ही क्वेश्चन था। एक परफेक्ट तथा आदर्श गैस की जो है परीक्षण कीजिए, ठीक है। एक परफेक्ट तथा आदर्श गैस के परीक्षण कीजिए, यानी कि जो हमें बताना है वो बताना है परफेक्ट और आदर्श गैस के बारे में, ठीक है। तो आदर्श गैस वह गैस होती है जो किसी दाब एवं ताप के मध्य गैस के नियम का अनुसरण करती है। यह हम कह सकते हैं कि वह गैस है जिनमें किसी प्रकार के असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स न लगे हों, वो क्या कहलाती है, आदर्श गैस कहलाती हैं। प्रमुख गुण क्या क्या है आदर्श गैस के, इसके प्रमुख गुण होते हैं आदर्श गैस PV इक्वल टू RT का अनुसरण करता है और आदर्श गैस में विशिष्ट ऊष्मा नियत नहीं होता है, यह तापमान का फलक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविकता में आदर्श गैस संभव नहीं होती है, यह प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करती है, हमारी प्रकृति में नहीं होती है, लेकिन इसको माना गया है। वास्तविक गैसें वह होती हैं जो गैसों के नियम का अनुसरण नहीं करती, ठीक है। वास्तविक गैसें वह होती हैं जो गैसों के नियम का अनुसरण नहीं करती हैं, अर्थात तापमान एवं दाब में बदलाव के साथ साथ ऊष्मागतिकी गुणों में भी परिवर्तन होता है। परीक्षणों द्वारा ज्ञात है कि निम्न दाब तथा तापमान के साथ वास्तविक गैसें बॉयल एवं चार्ल्स के नियम का अनुसरण करती हैं। आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT, आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT को हम गैसों के गतिकी सिद्धांत द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जिसकी प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं। एक निश्चित आयतन का गैस अधिक मात्रा में अणुओं को संग्रहित किया है, ये इसकी प्रमुख अवधारणा है और अणुओं का खिंचाव पूर्णतः प्रत्यास्थ होना चाहिए और अणुओं के खिंचाव के दौरान
वे जो है किसी प्रकार का बल उत्पन्न न करें। ये होती है इसकी प्रमुख अवधारणाएं आदर्श गैस की। ठीक है, आदर्श गैस यानी कि जो हमारे पास परफेक्ट गैस और आदर्श गैस होती है, ये हमें इस तरीके से लिखना होगा। आदर्श गैस के चार्ल्स के नियम को बताइएगा और इसे आरेख पर प्रस्तुत कीजिए। ये हमें पूछा गया है कई बार। चार्ल्स का नियम क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन को आप याद रखिएगा। चार्ल्स का नियम होता क्या है? चार्ल्स का नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस का तापमान दाब एक दूसरे के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये V समानुपाती T, तो V अपॉन T इक्वल टू एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें फिगर दिया हुआ है, इस अक्ष पर है V और इस अक्ष पर है हमारे पास P। 1 से 2 अवस्था के लिए V1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, यानी कि इस अवस्था से इस अवस्था तक स्थिर दाब प्रक्रम है। स्थिर दाब प्रक्रम यानी कि दाब जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन आयतन जो है वो बढ़ रहा है। सामान्य गैस समीकरण किसी गैस अवस्था 1 से अवस्था 2 में परिवर्तित हो रहा है तथा इस दौरान गैस तथा 1 से 2 का अनुसरण कर रही होगी, जो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक, ये जो गैस दी हुई है, तो P1 V1 T1 इक्वल टू जो होगा वो होगा बिंदु 1 पर दाब, आयतन और ताप तीनों क्रमशः, और P2 V2 T2 जो होगा वो बिंदु 2 पर आयतन, ताप और दाब क्रमशः होंगे। ठीक है, अब देखिएगा पथ 1 और 2 के दौरान हम कैसे लिखेंगे। पथ 1 से 2, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, दोनों ही बराबर हैं। तो स्थिर दाब पर अगर हम कहें तो स्थिर दाब है तो P2 इक्वल टू V2, P2 इक्वल टू P2 हो जाएगा, P1 इक्वल टू P2। ठीक है, दोनों ही हम लिख सकते हैं। अब इसको हमने जो देखा कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो जहां पर प्रेशर है वहां पर हमें इसको कट करना होगा, तो P1 से P2 कैंसिल हुआ, V1 अपॉन V1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 आया। ठीक है, यानी कि V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं, जैसे V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं, और T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं। ठीक है, या V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 लिख सकते हैं, इसके इक्वल टू में नियतांक। तो V अपॉन T इक्वल टू क्या हुआ, कांस्टेंट। और इस तरीके से हम इसको चार्ल्स के नियम को जो है परिभाषित करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को बताइए। हमने अभी बताया था, लेकिन एक बार फिर देख लीजिएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है निम्न, यानी कि निकाय के पूर्ण चक्रीय परिवर्तन के दौरान निकाय द्वारा परिवेश को दिए गए कार्य का बीजगणितीय योग और निकाय द्वारा परिवेश से ली गई ऊष्मा के बीजगणितीय योग कैसा होता है, समानुपाती होता है। इसका गणितीय रूप हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल dq अपॉन dt इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल dw। ठीक, जबकि फाई हमारे पास क्या पूर्ण चक्रीय प्रक्रम बताया था, और dq क्या है, परिवेश द्वारा ली गई ऊष्मा, और dw क्या है, परिवेश को दिया गया कार्य। ठीक है, तो ऊष्मा एवं यांत्रिक कार्य जो है परस्पर एक दूसरे कैसे बताए थे, समानुपाती बताते हैं हमने। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है, बस हम क्या कर सकते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के यूनिवर्सल गैस स्थिरांक सार्वत्रिक गैस स्थिरांक के नाम से आता है हिंदी में। तो देखिए, सामान्य गैस समीकरण हम लिखते हैं PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT। ठीक है, तो M इक्वल टू NM हम इसको बोलेंगे, M इक्वल टू NM। क्यों और कैसे, आइए आगे देखते हैं। देखिएगा, PV इक्वल टू NMRT, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल m है वो क्या है कि जो भी गैस के अणु हैं, एक अणु का m है। ठीक है, और उसमें कितने n अणु हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर आ गया n और इंटू m, जो हमारे पास संपूर्ण द्रव्यमान है। ठीक है, तो PV इक्वल टू NMRT, PV इक्वल टू n हो गया और MR एक साथ ले लिया, T ले लिया। ठीक है, अब MR क्या है, MR को हम लिखते हैं R0, तो हमने लिखा NR0T, तो R0 इक्वल टू MR होता है PV अपॉन N, PV अपॉन N और R0 इंटू T। ठीक है, तो PV मोल, PV यानी कि मोल वॉल्यूम हम देखेंगे, और R0 जो है और इंटू में T। और ये V मोल क्यों लिखा, क्योंकि जो V है अपॉन में N है। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन अणुओं की संख्या जो होती है वो मोल में हो जाती है वॉल्यूम की। ठीक है, तो V अपॉन N इक्वल टू V मोल, R0 इक्वल टू PV मोल अपॉन T। तो P की वैल्यू जो है वो है 1.01325 बार, या फिर 1.01325 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो वायुमंडलीय दाब होता है। V मोल है 22.4 मीटर क्यूब, और T इक्वल टू आया हमारे पास 273 केल्विन। तो इसको सभी को हम वैल्यू रख देंगे। सभी की वैल्यू रखने पर हमारे पास आएगा, देखिएगा आगे, R0 इक्वल टू 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन। ठीक है, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको जरूर याद रखिएगा। R0 इक्वल टू 8314,
जूल पर केजी मोल केल्विन। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू यहाँ पर 8.314 आएगी। क्यों? क्योंकि हमने जूल को किलोजूल में बदला है, तो किलोजूल पर केजी मोल केल्विन आ जाएगा। और यहाँ पे यदि हम आर की वैल्यू निकालें तो 8.314 अपॉन एम आ जाएगा, जो किलोजूल पर केजी केल्विन में होगा। यही हमारे पास गैस जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है उसकी वैल्यू आ जाएगी। जबकि m क्या है? आणविक द्रव्यमान होगा, अणुओं का द्रव्यमान है। और r क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक यानी कि मोलर गैस नियतांक है, जिसको हम जो है r बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्रियाओं की विवेचना प्रत्येक के एक एक उदाहरण के साथ कीजिए। देखिए, प्रतिवर्तीय एवं अप्रतिवर्तीय प्रक्रम, रिवर्सिबल एवं इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? देखिए, प्रतिवर्तीय प्रक्रम जब उष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम इस प्रकार से हो कि प्रक्रम समाप्त होने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था धारण कर ले, तो प्रतिवर्तीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रम के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? प्रक्रम की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी अधिक होती है। इस प्रक्रम का प्रभाव समाप्त कर दिया जाए तो निकाय पर परिस्थान के परिवर्तन के सभी अंश समाप्त हो जाते हैं। यह प्रक्रम किसी भी दिशा में बिना उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन किए चलाया जा सकता है। एग्जाम्पल, जल से वाष्प का निर्माण होना, यही हमारे पास जो होता है प्रत्यावर्ती यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि इस प्रक्रम के प्रारंभिक अवस्था में लौटने के लिए पुनः उसी पथ पर जाना होता है जिस पर से प्रक्रम की शुरुआत की गई थी। अतः हम कह सकते हैं कि हमें उल्टी दिशा के पथ में अनुसरण करना होगा। ठीक है, कैसे? यहां पर दिया गया है कि इसके गुण यानी कि प्रॉपर्टी, और यहां पर दी गया है इसकी ये बी वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि ये जो है, देखिए, अगर हम यहां से यहां पर जाएंगे तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, यहां से इस तरीके से आते जाएंगे तो इस तरीके से आप समझिएगा कि जो ये पॉइंट लगे हुए हैं यही हमें रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस को दर्शाते हैं। यदि कोई भी बॉल हम जो है दीवार पर मारे, हमने दीवार पर कोई भी बॉल फेंक करके मारी, तो जो है दीवार से अगर जिस पाथ से बॉल गई थी उस पाथ से वापस आती है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। अगर अदर पाथ से आती है तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, बात करते हैं इरिवर्सिबल की। क्या है इरिवर्सिबल? जब किसी प्रक्रम को उल्टी दिशा में करके प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं होती तो इसे अपरिवर्त्य जो है प्रक्रम कहेंगे। एक अपरिवर्त्य प्रक्रम को किसी ग्राफ पर एक पूर्ण रेखा द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। एक अपरिवर्त्य प्रक्रम के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। कौन कौन से? इसे केवल एक दिशा में चलाया जा सकता है। दूसरा है यह एक निश्चित दर पर प्राप्त होता है। तीसरा है परिस्थान में बिना स्थायी परिवर्तन किए विपरीत दिशा में नहीं चलाया जा सकता। और उदाहरण की बात करें तो श्यान प्रवाह, यानी कि जो श्यान प्रवाह है उसमें देखें तो घर्षण सहित तरल प्रवाह, घर्षण जिसमें हो, प्रतिरोध युक्त विद्युत परिपथ, मुक्त प्रसार यानी कि फ्री एक्सपेंशन तथा थ्रॉटलिंग प्रक्रम, थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है, ये सभी अपरिवर्त्य प्रक्रम के उदाहरण हैं। क्लियर? तो ये थे स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन पूरे ऑल चैप्टर और ऑल सिलेबस से हमने लिए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। एक भी क्वेश्चन अगर पेपर से बाहर गया तो आप बता देना कमेंट करके कि कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर गया है। सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप केवल इस वीडियो को देख करके जाइएगा और आप देखिएगा, आप एक सोच विचार करके जाएंगे लेकिन आप वहां से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इतना विश्वास तो हम रखते हैं और आपने जो है ये विश्वास हमें दिलाया है हमें सपोर्ट करने पर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, स्टूडेंट्स सभी में शेयर कर दीजिएगा, अपने एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, आपका फिर ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ।